नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम क्लैट से, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का जो पेपर है वो जितने भी देश के अंदर लॉ स्कूल्स हैं, कानून के स्कूल्स हैं, वकील बनाने वाले स्कूल्स हैं, उनके अंदर एडमिशन दिलाएगा। एलेट कराया जाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए, इसके लिए सिर्फ एलेट कराया जाता है। और जितने भी स्कूल्स हैं लॉ स्कूल्स, उनके अंदर क्लैट का एग्जाम कराया जाएगा आपको अगर एडमिशन चाहिए तो। और हम स्टार्ट करेंगे क्लैट का जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उससे, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से, जिसके अंदर करीबन 35 से 40 सवाल आते हैं। 35 से 40 सवाल आते हैं और वो पूरे पेपर का करीबन 25% हिस्सा लेते हैं। 25% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरे पेपर का, जिसके अंदर इंग्लिश भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, लीगल रीजनिंग भी है। लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों के दोनों करीबन एक समान हैं। दोनों के अंदर 35 से 40 सवाल आते हैं और 25% दोनों का हिस्सा है। तो आप समझ सकते होंगे लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में अगर हम देखेंगे तो करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर करीबन 7-8 पैसेज आएंगे। 450 वर्ड्स के पैसेज आएंगे। उन पैसेज के बेसिस पे नीचे सवाल पूछे जाएंगे। 5-6 सवाल होंगे उन्हीं पैसेज के बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है कि जो पैसेज लिखा हुआ है उसी में से आपको सवाल के जवाब देने हैं, ऐसा नहीं है, फिर तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। ऐसा नहीं है, जो पैसेज दिया जाएगा आपको ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि नीचे के जो सवाल होंगे वो किसके बेसिस पे है। जैसे अगर हम बात करें कैसे पैसेज आ सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज की, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, गे हो गए, लेस्बियंस हो गए, इनको भी शादी करनी है तो एक कोई आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल को उठा के आपके पैसेज में दे देंगे, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा, जिससे कि ये जो नीचे सवाल होंगे वो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, LGBTQ राइट्स से रिलेटेड, इन सब से होंगे। तो सवाल में पूछा जा सकता है कि कौन से बेंच ने देखी थी, कितने जजेस थे बेंच के अंदर। अब इसमें जो पैसेज है उसके अंदर मेंशन नहीं कितने जजेस बैठे थे, कौन सी बेंच थी, क्या फैसला सुनाया, उससे पहले के फैसले, 2017 में क्या आया था, 2014 में क्या आया था, ये सब उस सवाल में हो सकते हैं, लेकिन पैसेज में हो गए ये ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि पैसेज में उनका सवाल जवाब मिल सकता है। तो जो भी आपको पैसेज होंगे सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जाएगा कि आपको आइडिया हो जाए कि किस करंट अफेयर से ये सवाल पूछे गए हैं। तो आपको जितने भी मेजर करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि 7-8 पैसेज आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको इतनी मेजर करंट अफेयर्स हैं उन सबको देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, उनके पीछे की हिस्ट्री भी जाननी होगी। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो काम हो गया, क्योंकि ये जनरल नॉलेज भी आएगा इसके अंदर। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके भी आता है, जो आपको पीछे की हिस्ट्री भी जाननी होगी उस पैसेज की। तो स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज या फिर होमोसेक्सुअल कपल्स की मैरिज, और या फिर समलैंगिक जोड़ों की शादी या विवाह, वो करना चाहते हैं लेकिन सरकार करने नहीं दे रही है। क्यों? सरकार का मैटर है कि ये हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे जो वैल्यूज हैं उसके खिलाफ है, लेकिन इनको करनी है शादी। तो ये कहाँ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हुआ क्या है कि देश भर के बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ही खुद हो, उनके अंदर पेटिशन डाली गई कि LGBTQ राइट्स के अंदर हमको भी शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, राइट्स होना चाहिए। गे के पास हो, लेस्बियंस के पास। सेम सेक्स मैरिज मतलब कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है और लड़का लड़का से शादी कर सकता है। तो ये अधिकार इनके पास नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है अभी तक हमारे देश में जो ये बताए कि हाँ ये लोग शादी कर सकते हैं या फिर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले लोग शादी कर सकते हैं। तो ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या फिर बहुत से अलग हाई कोर्ट्स के अंदर पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितनी भी पिटीशन डाली गई थी, जितने भी देश के अंदर, जितने भी कोर्ट्स के अंदर, सबको इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच खड़ी करी गई। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई या फिर संवैधानिक बेंच
गठित की गई, जिसके अंदर है 5 जजेस। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बेंच है तो कम से कम 5 जजेस तो होंगे ही होंगे। उससे ज्यादा जजेस कितने ही हों, 13 जजेस की बेंच भी बनी है, लेकिन कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी, तभी जाकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या फिर संवैधानिक पीठ कहलाएगी। संवैधानिक पीठ देखती क्या है, संविधान से रिलेटेड मैटर्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो देखेगी, और या किसी कानून से रिलेटेड या फिर सरकार से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सारे देखती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या फिर संवैधानिक बेंच। 5 जजेस की बेंच ने कहा बैठी, अब ये फैसला अपना देगी। अभी जो मैटर है, जो भी फैसला है वो बाकी है। ये जो पेटिशन है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, एलिगेशंस पे अगेंस्ट भी जा रहे हैं, 4 में भी वो अपने सुनवाई देख रहे हैं। अब 5 जजेस की कौन सी बेंच है? 5 जजेस में, जो बेंच में 5 जजेस हैं, उनके अंदर है CGI, जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब, जो 50वें CGI है, 50th CGI है। तो ये भी ये स्टैटिक का पार्ट हो गया कि कौन से CGI देख रहे थे, कौन से नंबर वाले CGI थे, ये सी चीजें याद रखिएगा। CGI थे DY चंद्रचूड़ साहब, दूसरे SK कौल, जस्टिस SK कौल है इसी बेंच का हिस्सा। तीसरे जस्टिस रविंद्र भट्ट। चौथे जस्टिस हिमा कोहली, और 5वां जस्टिस PS नरसिम्हा। ये 5 जजेस की बेंच है जो इस फैसले को सुनाएगी और जो फैसला देख रही है, इस मैटर को सुन रही है। अब इन 5 जजेस के ऊपर है कि क्या फैसला देना है। जो CGI है चंद्रचूड़ साहब, उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर क्या कोई ऐसा प्रोविजन है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम या सुप्रीम कोर्ट जो LGBTQ राइट्स मांग रहे हैं, जो शादी करने की डिमांड है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कुछ प्रोविजंस निकाले जा सकते हैं, या फिर सरकार ऐसा कुछ कर सकती है जिनकी वजह से इनको भी राइट मिल सकते हैं और सोसाइटी का इनको भी हिस्सा बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा का पूरा मसला है वो SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पर टिका हुआ है कि इसमें कुछ है क्या, ऐसा कोई प्रोविजन है जिसकी वजह से ये शादी कर सकते हैं। क्योंकि जो पर्सनलाइज्ड लॉज हैं, हिंदू मैरिज हो गया, मुस्लिम मैरिज लॉ हो गया, इनके अंदर तो कुछ नहीं लिखा है इनके बारे में कि जो सेम सेक्स, उनके अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक बायोलॉजिकल महिला शादी कर सकते हैं और वही रिश्ता कहलाएगा। लेकिन कोर्ट का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके अंदर आपकी जात क्या है, आपके धर्म क्या है, उससे मैटर नहीं करता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या इसके अंदर कोई प्रोविजन है जिससे ये लोग शादी कर सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, क्योंकि क्लैट का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, रेफरेंस कुछ भी देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SMA स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल किया है इस वाले केस में, सेम सेक्स मैरिज केस में। तो ये एक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसके बारे में आ सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखिए यूके के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर भी एक एक्ट है, यूकेस मैरिज एक्ट 1949, जो इंटरफेथ या इंटर रिलीजन जो शादियां हैं उनको कंडक्ट कराते हैं। तो भारत के अंदर पर्सनलाइज्ड लॉज हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदूज को शादी करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स को शादी करनी है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ऐसे पर्सनल लॉज हैं अपने अपने धर्म के। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्शन होगा जिनको अपने जात से हटकर, अपने कास्ट से हटकर, अपने रिलीजन से हटकर, धर्म से हटकर शादी करनी हो, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है देश के अंदर, संविधान मतलब कानून में ऐसा क्या है कि ये लोग भी शादी कर सके। इसीलिए बनाया गया था SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके अंदर कहा है कि आपका धर्म कोई भी हो, आपकी कास्ट कोई भी हो, आप शादी कर सकते हैं। इंटरफेथ, इंटर रिलीजन मैरिजेस कंडक्ट कराई जा सकती है देश में 1954 के हिसाब से।
और ये ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले था नहीं, अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था 1872 के आसपास, 70s के आसपास बनाया था, उसको आजादी के बाद मॉडिफाई किया गया और वापस से नया कानून बनाया गया। तो ये कानून क्या कहता है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है फॉर मैरिज ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट, मतलब इंटरफेथ और इंटर कास्ट मैरिज कराई जा सकती है। आपका कास्ट अलग हो, दूसरे सामने वाली पार्टी का कास्ट अलग है, आप शादी कर सकते हैं। जितने भी विदेश के अंदर कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं वो SMA के अंदर हो रही है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हो रही है। शादी अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिविल लॉ के अंदर कर रहे हो, आप एग्रीमेंट कर रहे हो एक दूसरे से। यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स काम नहीं करेंगे, आपको कोई वचन नहीं लेने इधर धर्म के हिसाब से मैं साक्षी मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सीधा जाएंगे आप मजिस्ट्रेट के पास, उसको बोलेंगे हमको शादी करनी है, 30 दिन का नोटिस देना होगा, ये सब करना होगा। यहाँ पे एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रिलीजियस सेंटिमेंट काम नहीं आएंगे। इट गवर्न्स अ सिविल मैरिज वेयर द स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रेदर देन द रिलीजन। यहाँ पे धर्म के हिसाब से नहीं हो रही शादी, धर्म आपको नहीं बता रहा कि शादी कर ली आप लोगों ने, नहीं, यहाँ पे सरकार बोल रही है कि आप लोगों ने शादी की है, तो ये सिविल मैरिज कहलाएगी। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एक्सटेंड्स टू द पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, सभी धर्मों के लोगों के लिए, जिनके अंदर हिंदूस भी हैं, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट अक्रॉस इंडिया। पूरे देश में किसी भी धर्म से आप हो और आपको दूसरे धर्म वाला कोई पसंद आ गया तो आप शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विच गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द मैरिजेस। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मैरिज वहीं की वहीं रजिस्टर्ड हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट को आप कोर्ट में गए, फैमिली कोर्ट या मैरिज कोर्ट्स में, वहीं की वहीं मजिस्ट्रेट आपकी मैरिज रजिस्टर कर देगा। ऐसा नहीं कि शादी अलग कर ली है अब जाके जाएंगे हम रजिस्टर कराएंगे, 2-3 महीने का टाइम है, रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा वाला टाइम नहीं। यहाँ फटाफट वहीं की वहीं रजिस्टर हो गए शादी के साथ, तो कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आपको अब शादी पसंद आ रही है नहीं आ रही है, आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा 2-3 महीने का कि भाई रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम है अपने पास। अगर आपने वहाँ की वहाँ शादी कर ली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर और वहीं की वहीं आपकी शादी रजिस्टर हो गई और 1 घंटे बाद आप डाइवोर्स देने चालू हुए तो आपको किराया वो उसका खर्चा देना होगा, आपको मेंटेनेंस देना होगा। ऐसा नहीं है जो रिलीजियस मैरिजेस हैं वहाँ पर मैरिज रजिस्टर करने के लिए टाइम लगता है। आपने जब तक मैरिज रजिस्टर नहीं की है तब तक आपकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा, सरकारी तौर पे वैलिड नहीं माना जाएगा। चाहे आपने शादी कर ली है अपने धर्म के हिसाब से, आप शादी कर आ चुके हैं, लेकिन अब तक आपने शादी को रजिस्टर ही नहीं कराया है, तब तक वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, सरकारी रूप से वैलिड नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने बीच में कह दिया कि नहीं अब मेरे को डाइवोर्स चाहिए रजिस्टर कराने से पहले ही, तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना होगा, लेकिन SMA में वहीं की वहीं रजिस्टर हो गई शादी आपकी। इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ लीगल बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शंस टू द कपल सच एज इनहेरिटेंस राइट, सक्सेशन राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। हाँ, SMA के अंदर जैसे दूसरे एक्ट्स हैं हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, उनके अंदर भी आपको जो राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, अधिकार मिलते हैं कि आपको अपने प्रॉपर्टी कैसे आगे मिलेगी, बेनिफिट्स कौन कौन से मिलेंगे, टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, अडॉप्शन, बच्चा गोद लेना चाहते हो वो कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। SMA के अंदर भी आपको बच्चा गोद लेना आप ले सकते हो, प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी कर सकते हो, सोशल सिक्योरिटी जो सरकार देती है एक महिला को या पुरुष होने को वो भी ले सकते हो, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब मिलते हैं इसके अंदर। It forbids polygamy and declares a marriage null and void if either party had a spouse living at the time of the marriage. पॉलीगामी तो ये भी बैन कर रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट पॉलीगामी के खिलाफ था। याद रखिएगा, हिंदू कोड बिल जो अंबेडकर साहब लेकर आए थे वो एक तरह से जो महिलाएं हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र था, उन्हीं की वजह से सारे राइट्स महिलाओं को मिले हैं। उन्होंने कहा था कि ये पॉलीगामी मतलब एक से ज़्यादा शादियां पुरुष नहीं कर सकते हैं देश में। आज़ादी से पहले, जब तक ये एक्ट आए नहीं थे, उससे पहले देश के अंदर जो हिंदूज हैं उनके पुरुष एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, पॉलीगामी तब थी। क्यों? क्योंकि अगर पहली शादी से अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो उनके पास अधिकार था कि दूसरा शादी कर सकें।
जिससे उनको बच्चा हो सके, आगे पीढ़ी बढ़ सके। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि ये प्रैक्टिस गलत है, पॉलीगामी गलत है, और उसी को यहाँ पर डाला गया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर भी, कि पॉलीगामी आप नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी हो चुकी है पहले ही और वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, रजिस्टर्ड मैरिज आपकी पहले हो चुकी है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो कानूनी जुर्म होगा, तो ये आप नहीं कर सकते हो। Section 5 of the Act specifies that the parties must give written notice to the marriage officer of the district and मतलब यहां तक देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है कि आपको एक रिटर्न नोटिस देना होगा। कितने दिन तक? पहले 30 दिन पहले आपको एक रिटर्न नोटिस देना होगा कि हम दो पार्टी हैं, हम दोनों को शादी करनी है। ऐसा नहीं है, फिल्मों वाला नहीं, फिल्मी वाले नहीं कि आज भाग के गए कोर्ट मैरिज कर लिया, एक दिन में शादी नहीं हो रही। आपको 30 दिन का नोटिस देना होगा कि हमको शादी करनी है, हम फलाना ढिमकाना है, ये पार्टी है, ये पार्टी है, इन दोनों को शादी करनी है। 30 दिन का टाइम दिया जाता है। और सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है इट अलाउज एनी पर्सन टू ऑब्जेक्ट टू द मैरिज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस पब्लिकेशन। मतलब कि अगर 30 दिन के अंदर, जो 30 दिन का नोटिस दिया, उस 30 दिन के अंदर किसी को लगा कि मुझको ये शादी नहीं करनी है, अगला बंदा फ्रॉड है या फिर गलत है, तो वो शादी तोड़ सकता है। ये जो शादी तो हुई नहीं तो फिर, लेकिन फिर भी मना कर सकता है कि मेरे को ये शादी नहीं करनी है। और 30 दिन पहले का जो ये नोटिस पीरियड का जो ये क्लॉज था, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं कि 30 दिन के अंदर आप 30 दिन के लिए आपको नोटिस देना ही होगा, बताना ही होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। आपके मन पर है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आए थे जहां पर आपने अगर नोटिस दिया है तो जो सामाजिक तत्व हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भड़क जाते हैं कि इस फलाने समाज के आदमी ने फलानी ढिमकाना समाज की लड़की से शादी कर ली है, तो वो भड़क चुके हैं। तो ये बताना जरूरी नहीं है कि आपको शादी करनी है 30 दिन में, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिसाब से। और लास्ट है कि मिनिमम एज अंडर द एक्ट ऑफ 21 एंड 18 फॉर बॉयज गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। जो सिंपल की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए शादी करने के लिए? 18 और 21, वो ही इधर भी है। लड़कियों के लिए 18 साल होनी ही चाहिए इसके अंदर। ये तो कानूनी शादी है, जो धर्म के हिसाब से शादी कर लेते हैं वो तो 18 से नीचे कर भी लेते हैं। इसमें तो 18 नीचे चलेगा भी नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा आप कोर्ट ही कर जा रहे हो सिविल मैरिज करने के लिए। वहाँ तो धर्म के हिसाब से आपने कर ली कि चलो 16-15 पे कर दी शादी, बाल विवाह करा दिया। लेकिन आप जब रजिस्टर कराते हो शादी को, तो आप या तो जिसकी शादी कम उम्र में हो रही है उसका वेट करते हो कि इतने साल हो जाने दो, 18 या 21 साल हो जाने दो, तब रजिस्टर कराएंगे, या फिर उम्र ही आप गलत बताते हो कि 15 साल का नहीं 18 साल की लड़की है, लिख दो 18 साल की लड़की की शादी करा दी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैलिड प्रूफ चाहिए। आप 18 साल के हो तो होगी और 21 साल के लड़के हो तो ही होगी। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में ऐसा कुछ था। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये है कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या कुछ ऐसा है जो हम दे सकते हैं होमोसेक्सुअल कपल्स को या समलैंगिक कपल्स को। अगर हम पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करें कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं जिनकी वजह से एलजीबीटीक्यू राइट्स को, पहले भी ऐसा नहीं है कि इनको पहले कुछ राइट्स मिले नहीं है, पहले राइट्स मिल चुके हैं। ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि अब हमको इतना आप लोगों ने राइट दे दिया है तो क्यों ना फिर शादी करने का भी राइट दे दो, अधिकार दे दो। हमको सब चीज मिल चुका है, शादी करने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? सोसाइटी हमने अपना रही है, कोर्ट चाहता है कि हम हमारे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बने रहें, हमको भी सोसाइटी का पार्ट माना जाए, तो हमको शादी करने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? तो अगर हम फैसले देखें पिछले, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एलजीबीटीक्यू राइट्स या उससे रिलेटेड लॉज से रिलेटेड हैं। ये सब के सब फैसले, इन सब के सब इंपॉर्टेंट फैसले। जैसे हम बात करें नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2014 में ये केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये चारों के चारों आर्टिकल्स ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेंगे, ट्रांसजेंडर्स को भी दिए जाएंगे ये आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वाला, इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
ये मिलेगा आपको, सबको बराबरी ट्रीट किया जाएगा। आप ट्रांसजेंडर हो, आप थर्ड जेंडर हो, आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आपको बराबर ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, सेक्स, इन सब के बेसिस पे, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे आप पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेक्स के बेस पे आप पे भेदभाव, लिंग के बेस पे आप पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 राइट टू फ्रीडम, आपके पास भी बोलने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, सेटल होने का अधिकार है, कोई भी धंधा या काम करने का अधिकार है। राइट 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सबसे ब्रॉड है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी इसी के अंदर दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी है आपको। नालसा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो खुद को मेल बताना चाहें, फीमेल बताना चाहें या थर्ड जेंडर बताना चाहें, वो बता सकते हैं। और सरकार को उनको मानना होगा, सरकार को ये बात माननी होगी कि ये इन्होंने अपने आप को मेल डिक्लेयर कर रखा है तो ये मेल होंगे। अब भी जितने भी सरकारी आप फॉर्म देखोगे उनके अंदर 3 जेंडर पूछी जाती हैं, उनके अंदर 3 जेंडर आती है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। ये तीनों पूछी जाती हैं कि आप कौन से हो, सिर्फ मेल फीमेल नहीं आता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी चाहें तो अपने आप को मेल कह सकते हैं, फीमेल कह सकते हैं, या चाहे तो थर्ड जेंडर ही कह सकते हैं। बोला हम थर्ड जेंडर हैं, आपको लग रहा है अच्छा तो आइए, नहीं तो मत आइए। तो ये था 2014 के सुप्रीम कोर्ट ने किया था, बहुत बड़ा फैसला था, जिसके बाद से सरकारी एग्जाम्स के अंदर सबको थर्ड जेंडर वाली कैटेगरी डालनी पड़ी। अब सरकार को मानना होगा कि ये मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, जो उन्होंने कहा है उसकी बेसिस पे। उसके बाद आए केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कह दिया गया। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप जो आपका ये गोपनीयता का अधिकार है उसके अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अकेले में। किसी का ऐसा नहीं किसी के खिलाफ कुछ कर रहे हो, नहीं, अकेले में आप जो अच्छा चाहे, आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, सब आप कर सकते हो। किसी के बारे में आप सोच रहे हो कि ये है फलाना ढिमकाना है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, आप सोच सकते हो। आप अकेले अपने पर्सनल टाइम में प्राइवेसी के अंदर जो चाहे वो कर सकते हो। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आपका गोपनीयता का अधिकार है आप सभी के पास, सिर्फ सिटीजन्स के, ये नहीं कि ये जो मेल फीमेल है, सभी के पास, सभी सिटीजन्स के पास, चाहे वो फेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, गे हो, लेस्बियन हो, बाइसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, कोई भी हो, सबके पास ये वाला अधिकार है। ये आया था केस पुट्टुस्वामी वाले केस के अंदर। उसके बाद LGBTQ राइट्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इससे पहले, इस एक्ट से पहले ना, ये जो फैसला आया था इससे पहले सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 377 IPC का एक सेक्शन था, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 377, जो बताता था कि होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता एक तरह का क्राइम है देश में। अगर आप पकड़े गए कि आपके संबंध हैं, आपके रिश्ते हैं आपके सेम सेक्स से, मतलब आप जो लिंग के हो उसी के साथ, जैसे अगर आप लड़की हो तो अगर किसी लड़की के साथ आपके संबंध हैं, और अगर आप लड़के हो तो किसी लड़की के साथ अगर आपके संबंध पाए गए तो आपने जुर्म किया है, वो क्राइम होगा। सेक्शन 377 के अंदर IPC के ये वाले सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर खत्म कर दिया। बोला ये क्या है बात है, सबके पास अपना अधिकार है, उनके पास भी फंडामेंटल राइट है कि किसको चुनना है, किसको अपना अधिकार है, ये सबके पास अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है 377 ये डिस्क्रिमिनेटरी सेक्शन है। किसी के पास किसी को चाहे तो दूसरे को किसको पसंद करना है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको किसी को पसंद करना है तो आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें आप सरकार बीच में क्यों आ रही है। तो इसको राइट टू प्राइवेसी को जोड़कर
इसको हटा दिया गया। सभी LGBTQ राइट्स के लिए सबसे बड़ा अधिकार जो मिला वो ये मिला कि अब वो खुलकर रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि डर कर रहना होगा, क्योंकि सरकार अब आपको पकड़ेगी नहीं। लेकिन यहां पर आपको ये राइट तो मिल गया कि आप खुलकर रह सकते हो, आपको कोहैबिटेशन का राइट दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, CGI का कहना है कि कोहैबिटेशन एक फंडामेंटल राइट है, आपका मूल अधिकार है। आपको किसके साथ संबंध बनाने हैं वो आपका मूल अधिकार है। लेकिन आपको शादी का राइट तो मिला ही नहीं, यहां से राइट टू मैरिज है ही नहीं, यहां पर राइट टू मैरिज तो है ही नहीं। यहां पे तो सिर्फ 377 हटाया ही गया था, शादी करने का अधिकार तो मिला ही नहीं। शादी किससे करोगे, कैसे, कौन सा लॉ के अंदर करोगे? अगर आपने शादी कर भी ली तो कहां जाकर रजिस्टर करवाओगे, उसको मान्यता कैसे मिलेगी? और अगर शादी कर ली और आपने रजिस्टर ही नहीं कराया तो आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी में आपने हक नहीं मांग सकते हो, डाइवोर्स कैसे लोगे, कौन पति कराया जाएगा, कौन पत्नी कहलाया जाएगा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो इन चीजों को लेकर अब ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो था 2018 का केस, नवतेज सिंह जौहर का केस, जिसमें 377 हटाया और कहा गया कि अब आप जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो खुलकर रह सकते हैं, समलैंगिक जोड़े खुलकर घूम सकते हैं। एक और केस आया, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये खाप पंचायत हैं, जो ये लोगों को मार रही हैं, जो इंटरफेथ या इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं, एक तो इनको रोकिए, क्योंकि ये खाप पंचायत क्या कर रही है, सोसाइटी में एक डाइवर्जन ला रही है, सोसाइटी को डाइवर्ट कर रही है पर्टिकुलर एक जगह पर, स्टैटिक सोसाइटी बनाना चाहती है। हमारी हमारे अंदर डेमोक्रेसी है तो हमको डायनेमिक होना चाहिए, सोसाइटी को टाइम के साथ बढ़ना होगा आगे। हम वही अटके हुए हैं, खाप पंचायत इन लोगों को क्यों मार रही है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राइट टू चूज योर पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट। आपको किसे अपना पार्टनर बनाना है या आपका मूल अधिकार है। शक्ति वाहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू चूज योर पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट, एक मूल अधिकार है आपका, मूल अधिकार है कि आपको कौन अपना, मतलब आप किसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। तो ये था शक्ति वाहिनी का केस। एक और केस आया, साफिन जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, जिसमें एक 24 साल की महिला ने अपना धर्म बदला था, इस्लाम धर्म अपनाया और अपने मन पसंदीदा इंसान से शादी कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट था केरला हाई कोर्ट, उन्होंने उनकी शादी को नल एंड वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया। वो चले गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू चूज योर पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट, कि ये आपका मूल अधिकार है, आप चाहो उसको अपना पार्टनर बना सकते हो, और अपहेल्ड किया अपना फैसला। जो हाई कोर्ट का फैसला था केरला हाई कोर्ट का, उसको कैंसिल किया कि नहीं, गलत है, ये जिसको चाहे अपना पार्टनर बना सकती है। तो वो था साफिन जहान का केस। एक और इंपॉर्टेंट केस है, ये वो भी लिख ही लीजिए, साफिन जहान का केस, जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2018 का केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, प्रीवियस फैसले, जिन्होंने ये जो पूरा कोर्स है शादी का, इंटरफेथ शादी का, धर्म के अलग अलग धर्म की शादी का, अलग जात की शादी का, LGBTQ राइट्स से रिलेटेड, ये सब पहले के फैसले थे। अब नया फैसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जो ये होमोसेक्सुअल्स कपल्स हैं या समलैंगिक कपल्स हैं, वो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी शादी करने का राइट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाँ, इन लोगों को भी सोसाइटी का हिस्सा हमको बनाना होगा, आप अलग क्यों कर रहे हैं उनको सोसाइटी से। तो सुप्रीम कोर्ट SMA स्पेशल मैरिज एक्ट को इसीलिए देख रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए कि इनको हम दे सके। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, सरकार दे रही है, सोसाइटी दे रही है, धर्मगुरु दे रहे हैं कि हमको इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट में, किसके, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला तो है डेफिनेशन ऑफ मैरिज। सरकार का कहना है
कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं या लॉज हैं उनके अंदर मैरिज मतलब एक बायोलॉजिकल पुरुष या बायोलॉजिकल महिला के अंदर बीच में जो शादी हो रही है, जो संबंध बनाया जा रहा है, उसको हम शादी मानेंगे। हम शादी उनको नहीं मानेंगे जहां पर एक सेक्स के लोग या एक जेंडर के हैं वो शादी कर रहे हैं। शादी हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स हैं एंशिएंट इंडिया के, उनको इनके अंदर लिखा है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में की जाएगी, ना कि दो पुरुष और दो महिला के बीच में। तो शादी की जो डेफिनेशन है वो ही आप यहाँ पे बदल दोगे। सरकार का कहना है कि आपने शादी की डेफिनेशन बदल दोगे आप लोग। तो अगर ये हमने इनको राइट दे दिया शादी करने का, तो शादी की पूरी कहानी बदल जाएगी। अब शादी मतलब क्या? शादी मतलब रिश्ता, कोई भी कर सकता है किसी के साथ, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। लेकिन शादी मतलब लड़का और लड़की, वो भी बायोलॉजिकल, जो बचपन से लड़का या बचपन से लड़की हो। ऐसा नहीं कि खुद को लड़का मान लिया है, खुद को लड़की मान ली, जो बचपन से उन दोनों के बीच में शादी होनी चाहिए। जितने भी पर्सनल लॉस हैं उनके अंदर तो ये लिखा हुआ है। पार्लियामेंट्री ऑब्जेक्शन मतलब सरकार का क्या ऑब्जेक्शन है? जो सरकार के वकील हैं कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो लड़ाई कर रहे हैं सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि पहली बात तो ये कोर्ट के अंदर मसला जाना ही नहीं चाहिए था। जो इतने मैरिज के, डाइवोर्स के, इनहेरिटेंस के, अडॉप्शन के जितने भी ये केसेस हैं, ये जो मैटर्स हैं, ये सब किसके पास होने चाहिए? पार्लियामेंट के पास, ये संसद के पास, सरकार के पास होने चाहिए। कोर्ट को इनसे क्या लेना देना? ये सब किसके पास होने चाहिए? पार्लियामेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास अधिकार है इनका क्या करना है इन चीजों के लिए, इनके लिए लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है, वो गवर्नमेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये न्यायपालिका है। हाँ, ये विधायिका के मैटर्स हैं। न्यायपालिका इसमें क्या करेगा? स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट का अपना क्या इंटरेस्ट है, मतलब सरकार का अपना क्या इंटरेस्ट है। सरकार, अब अगर शादी हो जाती है इन दोनों, मान लीजिए दो लड़का लड़की को राइट मिल गए शादी करने के, तो उसमें लड़की कौन होगी? वाइफ किसको कहलाया जाएगा? क्या वो अडॉप्शन अगर बच्चा करेंगे तो फिर वो वाइफ की माँ किसको कहेगा, बाप किसको कहेगा? कल को पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो माँ बाप को बुलाने की जगह पे वो किसको बुला के ले जाएगा? वाइफ कौन होगी इसके अंदर? हस्बैंड कौन माना जाएगा? डाइवोर्स में जो मेंटेनेंस मिलता है वाइफ को, वो किसको मिलेगा? ये सब इंटरेस्ट है सरकार की। सरकार बोल रही है कि इन सब को कैसे देखोगे आप, सोसाइटी के अंदर जो इफेक्ट पड़ेगा इससे, उसको कैसे देखोगे आप? फिर तो ये मैरिज वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जो एक वैल्यू थी हमारे सिस्टम की, हमारे कल्चर की एक वैल्यू थी, शादी को बहुत पुण्य माना जाता है, वो तो हम खत्म कर देंगे। सरकार का ऑब्जेक्शन है कि ये सब जो मैटर्स हैं इनसे कौन डील करेगा और कैसे डील किया जाएगा? कस्टम एंड कल्चर्स, कस्टम एंड कल्चर, हमारा जो कस्टम है, हमारे जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो तो खराब हो गया। हमारा ट्रेडिशन तो ऐसा है नहीं, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हम तो स्टार्टिंग से ऐसा लड़ते, हम तो स्टार्टिंग से मानते जा रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की के अंदर शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है, ये समझते जा रहे हैं। ये रिश्ता तो खराब हो गया। और जो एंशिएंट इंडिया था उसके अंदर भी ऐसी चीज थी जहां पर यह बताया गया है कि ऐसे रिश्तों को खराब माना गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि जो होमोसेक्सुअलिटी कर रहा है, समलैंगिकता, सेम सेक्स के अंदर संबंध बना रहा है, उसके खिलाफ राजा के पास पावर होनी चाहिए कि इनको दंड दे। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। मतलब एंशिएंट इंडिया, जो पुराना भारत था, उनके अंदर भी ऐसे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर यह भी था कि राजा का कर्तव्य है कि उनको दंड दे। तो हमारा तो जो मूल है, जो वैल्यू है हमारे कल्चर की, वो खत्म हो जाएगी। हमारी सोसाइटी किस बेस पे टिकी हुई है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है। अब शादी किसके बीच में होनी चाहिए? लड़का और लड़की के बीच में। आप पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाओगे? एक पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? दो रिश्ते, लड़का और लड़की होनी चाहिए, वही बायोलॉजिकल। तो वो तो हम खत्म कर देंगे अगर ये चीज आ गई तो। अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चा गोद कैसे लोगे, और अगर ले लिया तो माँ किसको कौन कहलाएगी, बाप कौन कहलाएगा? बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा? स्कूल में जाएगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में किसको बुलाएगा? क्योंकि अभी के जो लॉज हैं उनके अंदर कोई सेम सेक्स मैरिज वाले, या उनको तो पहले शादी है नहीं, अगर आप रिलेशन में भी हो तो आप बच्चा गोद नहीं ले सकते हो। जो अडॉप्शन राइट्स हैं हमारे देश में, उसके अंदर कहा गया है
कि एक सिंगल मेल आदमी बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल मेल, वो भी अगर सिंगल मेल है तो मेल चाइल्ड ही अडॉप्ट कर सकता है। सिंगल मेल जिसने शादी नहीं की है, लड़का एक बच्चे को या मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल को नहीं कर सकता। और जो सिंगल फीमेल है वो मेल और फीमेल दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है। जो अडॉप्शन एजेंसी है हमारे देश की, कारा है, जो है अडॉप्शन एजेंसी, जो देखती है हमारा बच्चा कैसे अडॉप्ट किया जाए, अडॉप्शन पूरा प्रोसेस देखती है, जो आती है, जो आई थी जे एक्ट से, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से इसको बनाया गया था, कारा को। तो ये वाला मैटर कैसे सुलझाओगे आप? बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, उसको कैसे सुलझाने वाले हो? सोसाइटी उनको क्या बोलेगी कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है? तो ये कैसे समझाओगे आप, ये कैसे सुलझाओगे? लॉ इंटरप्रिटेशन, जितने भी लॉज हैं उन सब को बदलना होगा, सबके सब बदल जाएंगे। अगर आपने होमोसेक्सुअल्स को शादी करने का अधिकार दे दिया तो जो हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, जिनके अंदर शादी होती है, मेल पुरुष के अंदर जो शादी हो रही है, सॉरी मेल फीमेल के अंदर जो शादी हो रही है, उनके जो पैरामीटर्स है वो बदल जाएंगे। उनके लिए लॉ बदलना पड़ेगा हमको। जितने भी लॉस अभी तक बनाए जा चुके हैं सबको चेंज करना होगा, सभी लॉ को चेंज करना होगा। सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, सारे जितने पर्सनल लॉस है सबको चेंज करना होगा। हिंदू मैरिजेस एक्ट भी हटाना, बदलना होगा। हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस, जो पुरुष और महिला के बीच में शादी हो रही है, उनके जो प्रावधान है उनको भी बदलना होगा। मुस्लिम्स के लिए, जैन, क्रिश्चियन, सिख, सबके लिए ये बदलना होगा। तो ये तो बहुत बड़ा, हमने पूरा पंडोरा बॉक्स खोल देंगे हम लोग, कि जिसके अंदर सब चीज बदलनी होगी, चुन चुन के सब चीज, सब एक्ट को बदलना होगा, सभी पर्सनल लॉस बदलने होंगे, सबको वापस से बनाना होगा। तो ये तो फिर लंबा प्रोसीजर बना दिया आपने, अगर ऐसा ही है। अदर सोसाइटल इश्यूज, मतलब सोसाइटी के अपने खुद के इश्यूज भी हैं। जैसे कुछ दिन पहले करीबन 21 हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा कि जो सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटी, कल्चर, हमारे वैल्यूज पे असर पड़ेगा, हमारी फैमिली सिस्टम पर असर पड़ेगा। फैमिली सिस्टम किस पर बेस्ड है? माँ बाप पे बेस्ड है। एक महिला, एक पुरुष, उनके बच्चे, ये फैमिली सिस्टम है। लेकिन बाप, माँ दोनों, महिला, ये कैसा फैमिली सिस्टम बनाओगे आप? इन जजेस का कहना था कि जो HIV के केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जाएगी, HIV एड्स में जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें प्रिकॉशन तो कोई है नहीं अब। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल रिलेशन जैसे बनाए जाएंगे, उसमें किस हिसाब से बनेंगे, उनमें क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे, कुछ नहीं होंगे तो HIV केसेस बढ़ेंगे। बच्चे की जो मेंटेलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा? साइकोलॉजी, जो चाइल्ड है उसकी, जो बच्चा को अडॉप्ट किया है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकली आप बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, आपके पास ऑप्शन क्या होगा? बच्चे को अडॉप्ट करने का। अब आपने बच्चा अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा उस बच्चे की, ये कौन देखेगा? मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो जाएगी क्या? ये कौन देखेगा? तो जजेस का कहना, ये जो हाई कोर्ट के जजेस का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। जितने भी रिलीजियस गुरुज हैं, जितने भी रिलीजियस धार्मिक गुरु हैं, सब एक जगह खड़े हो गए इस बार आकर। पहली बार खड़े हुए किसी टॉपिक को लेकर, लेकिन खड़े हो गए, बोला कि ये जो सेम सेक्स मैरिज वाला किस्सा है ये खत्म कीजिए, ये हमारे जो वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी का उसको खत्म करेंगे, हमारे धार्मिक जो वैल्यू है उसको खराब कर रहे हैं, तो इनको खत्म कीजिए। तो ये सब थी अगेंस्ट में जाकर, जहां पे सरकार खुद बोल रही है कि ये एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, जो अर्बन एलिटिस्ट है उनका कॉन्सेप्ट है, अभिजात वर्ग का, जो शहरी अभिजात वर्ग है उनका कॉन्सेप्ट है। ये हमारे जो नागरिक हैं, जो देशी नागरिक हैं, उनको नहीं चाहिए ये वाला सिस्टम कि लड़का शादी कर ले, लड़की शादी कर ले। नहीं, ये वो अर्बन वाले लोग, जो शहरी लोग इलाके में लोग रहते हैं, वो चाहते हैं ये ऐसा करवाना, और हम नहीं करने देंगे, सरकार का तो ऐसा कहना है। इसके खिलाफ लोगों का फेवर में भी है कि अब अगेंस्ट में जा रहे हैं लोग, तो फेवर में भी तो बहुत जाएंगे। वो भी तो चाहते हैं कि नहीं यार, सोसाइटी है, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। भारत इतना डाइवर्स देश है कि और डाइवर्सिटी होनी चाहिए देश के अंदर। देखिए,
फेवर में कौन कौन है, क्या बोले जा रहे हैं, तर्क क्या है फेवर के अंदर? फेवर में ह्यूमन डिग्निटी, पहली बात तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए कि आपके पास आपके पार्टनर को चुनने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राइट टू चूज योर ओन पार्टनर इज ए फंडामेंटल राइट, मतलब आपके पास ये मूल अधिकार है कि आपको किसको अपना जीवन साथी बनाना है। तो वह बेसिक ह्यूमन राइट है यार, वो बेसिक कि आपको किसको चुनना है ये आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि कोई और आपको बताएगा। सरकार का कहना है कि जो मैरिज है, शादी है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब ऐसा होगा ही होगा ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी तो कानून है कि 18 साल के बाद ही आप शादी कर सकते हो, 21 साल के बाद भी आप शादी कर सकते हो, कि ये सोसाइटी के हिसाब से बनाए जा चुके हैं। तो सरकार का मानना है कि बेसिक ह्यूमन राइट है, लेकिन शादी भी एक तरह का एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आपको करनी ही करनी दी जाएगी, नहीं, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये लगा रखी हैं आपको कि आपको इस टाइम के बाद ही शादी कर सकते हो, इससे पहले अगर शादी की तो जुर्म होगा। नहीं तो फिर अगर बेसिक ह्यूमन राइट ही मानना था तो फिर तो 10 साल के बच्चों की शादी कर दो, उनके ऊपर है कि हमको कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है। हमको छोटी बच्ची, 60 साल का आदमी 10 साल की बच्ची से शादी कर लेगा, हमको शादी करनी है। सरकार का कहना है कि नहीं, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, हमको भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी कि शादी कब कर सकते हो, बच्चा कौन अडॉप्ट कर सकता है, ये किसको अधिकार, किसको मिलेगा, कौन कौन से अधिकार, टैक्स बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स किसको दिए जाएंगे। सरकार का ये कहना है। जेंडर नॉट एब्सोल्यूट, इनका कहना है कि किसी ने कह दिया कि एक लिंग है, वो जो उन्होंने मान लिया वही हो जाएगा, कि अगर ये मेल है तो मेल ही एक जेंडर है, फीमेल ही एक जेंडर है, कोई और जेंडर नहीं हो सकता। ये किसने डिसाइड किया है? ये किसने डिसाइड किया है कि एक फेल और फीमेल के अलावा कोई और जेंडर हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको चेंज करना है तो आपको, अगर सोसाइटी बनानी है, डायनेमिक बनानी है, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव भी चेंज करने होंगे उस चीज़ के, लॉ मेकिंग के, कि आपको अपनी सोसाइटी के बदलाव के साथ ही आपको अपने आप को, लॉ को भी बदलना होगा। जेंडर एब्सोल्यूट नहीं है कि ये मेल है तो मेल ही कहलाया जाएगा, फीमेल है तो फीमेल ही कहलाया जाएगा, कोई और जेंडर नहीं आ सकता, ये गलत है। फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू चूज योर पार्टनर फंडामेंटल राइट है, कि मेरे को किससे शादी करनी है, ये फंडामेंटल राइट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। राइट टू कोहिबिटेशन एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी कहा, सीजीआई ने कहा था कोहिबिटेशन, कि आपको किसी से संबंध बनाने हैं तो आप बना सकते हो, वो आपका फंडामेंटल राइट है, सरकार बीच में नहीं आएगी। लिविंग रिलेशंस आपके राइट है, ऐसा नहीं कि लिविंग रिलेशंस आप नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं करेगी, आप लिविंग में रह रहे हो, सरकार कुछ नहीं करेगी। डायनेमिक होनी चाहिए सोसाइटी, बदलनी चाहिए सोसाइटी, समय के साथ सोसाइटीज बदलती जानी चाहिए। इनका कहना है ऐसे तो फिर सती का सिस्टम भी तो चल रहा था, उसको क्यों हटाया? सती भी चलने देते अगर बदलना ही नहीं था सोसाइटी को। तो जो पॉलीगामी, 2 शादियां करने वाले हिंदू के अंदर 2 शादियां थी, उसको भी नहीं बदलना चाहिए था, उसको भी चलने देते आप लोग। साड़ी के साथ आप जींस भी पहन रहे हो, साड़ी ही पहनिए, जबरदस्ती कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी डायनामिक नहीं है, आपकी सोसाइटी स्टैटिक रह गई, तो वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। नॉर्थ कोरिया जैसी सोसाइटीज वैसी बन जाएगी आपकी सोसाइटी, जहां पर सब चीज़ों में कानून लागू होगा, सब चीज़ में आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिर आप डेमोक्रेसी नहीं रहे, आप लोकतंत्र हो। लोगों की आज़ादी होनी चाहिए लोकतंत्र में कि वो किससे शादी करे, किससे ना करे। करीबन 34 देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर, 34 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ कर रखी है। 34 देश। सबसे पहला देश बना था नीदरलैंड्स, 2000 में सबसे पहला देश। यूएस ने भी कर रखी है, ताइवान ने कर रखी है, बहुत कंट्रीज ने कर रखी है, कनाडा, यूके, इन सब ने कर रखी है। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने कर रखी है। यूएस ने 2015 में कर दिया। अगर भारत कर देता है तो भारत 35वां देश बन जाएगा और एशिया का दूसरा देश होगा जिसने सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दिया। तो डाइवर्सिटी आपके सिस्टम के अंदर, आपका सिस्टम, आपको माना जाएगा कि आप डायनेमिक सोसाइटी हो। आपके अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमको, जो खुद ऐसे हैं, जो खुद को फील करते हैं कि हम भी LGBTQ राइट से हैं, वो खुद इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि अगर ऐसी सोसाइटी मिल जाए वहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे कुछ दिनों पहले सरकार ने एक ये जज की प्रमोशन रोक दी,
लॉयर था, सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन करवाना था तो उनका प्रमोशन रोक दिया। तो ये हमारी सोसाइटी डायनेमिक क्यों नहीं बन पा रही है? 34 देश कर चुके हैं, 35वां देश हम होंगे। और एशिया के अंदर सिर्फ एक ही देश है, ताइवान। ताइवान जिसने सेम सेक्स मैरिज, होमोसेक्सुअल कपल्स की मैरिज को अलाउ कर रखा है। और इससे बड़ी बात 2022 के अंदर जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी, उन्होंने भी माना है कि जो सेम सेक्स हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, समलैंगिक है, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अब तक उनकी सरकार ने इस पे कानून नहीं बनाया है, इसलिए अभी तक उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ताइवान एशिया की पहली कंट्री है जिन्होंने सेम सेक्स पे कानून बना रखा है कि हाँ अब कर सकते हैं। असिमिलेशन ऑफ सेम सेक्स इन सेम सेक्स कपल्स, मतलब सोसाइटी के अंदर इनको लगना चाहिए कि हम भी सोसाइटी का पार्ट है। कोर्ट का कहना है कि इनको भी तो लगना चाहिए ये भी सोसाइटी का पार्ट है। जब सब शादी कर रहे हैं और इनको शादी नहीं किया जाने जाएगा तो इनको अलग थलग लगेगा, ये मेंटली डिस्टर्ब होंगे। इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी, इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी जिसके अंदर करीबन 7000 साइकाइट्रिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट का कहना है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसको पसंद करते हो। और अगर आप इसको रोकोगे, इसको बंद करोगे कि नहीं इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, तो मेंटल डिस्टर्ब की जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ने लग जाएंगी। मतलब मानसिक तौर पे लोग बहुत बीमार हो जाएंगे क्योंकि उनको उनका राइट नहीं मिल रहा है। तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी चाहती है कि हाँ इनको भी शादी करने की आज़ादी होनी चाहिए। 2012 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली कि करीबन 25 लाख लोग हैं जो होमोसेक्सुअल्स हैं देश के अंदर, 25 लाख। लेकिन बहुत से डाटा कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा होमोसेक्सुअल्स हैं इस देश के अंदर, 10 करोड़ से ज़्यादा। एड्स डाइवर्सिटी टू द कल्चर, हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी मिलेगी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह सकते हैं, वहीं पर गे लेस्बियंस मेल फीमेल सब साथ में भी रहने चाहिए। तो ये डाइवर्सिटी हमारे देश में मिल सकती है अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो। समलैंगिकता को, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, अगर ये चीज़ नहीं देनी है आपको तो ये भी क्यों किया आपको अगर सोसाइटी का हिस्सा बनाना ही नहीं है, हमको मैरिज राइट्स देने ही नहीं है, तो आपने 377 को क्यों हटाया? 377 को लगे रहने देते, डर के मारे तो नहीं जाते थे, नहीं संबंध बनाते, नहीं रिलेशन में आते। तो ये चीज नहीं हटानी चाहिए थी, ये चीज नहीं हटानी चाहिए थी। 377 कब हटाया था? 377 कब हटाया था? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का, याद रखिएगा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एलजीबीटीक्यू राइट से रिलेटेड है। तो ये नहीं हटाना चाहिए था। तो सोसाइटी में अगेंस्ट वाले भी हैं और सपोर्ट वाले भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ इसको नहीं करना है, जिसमें सरकार सबसे ऊपर है, नहीं करना है। और जो फॉरवर्ड वाले हैं जिसमें कोर्ट कह रहा है कि इनको अपना सोसाइटी का पार्ट बनाइए, इनको भी। तो आगे का हिस्सा वे फॉरवर्ड क्या होगा? आगे क्या करना होगा? आगे क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट का जो बात है कि इनको सोसाइटी का हिस्सा बनाइए, इनको अलग मत कीजिए, ये सही है कि आपको भी ये भी देखना होगा कि भाई आपके खुद के सिटीजन्स आपके साथ नहीं है। जो एक सोसाइटी है, आपने अपनी अपनी सोसाइटी से अलग अलग बांट ली है अपने हिसाब से, तो इनको क्यों मौका नहीं मिल रहा है? इनको भी तो सोसाइटी का पार्ट बनने दीजिए। ये करना होगा, सोसाइटी का पार्ट बनाना होगा, असिमिलेट करना होगा, इनको भी असिमिलेट करना होगा। लॉ को बदलना होगा, लॉ को तो बदलना होगा क्योंकि डायनामिक है सोसाइटी। कब तक एक ही लॉ के बेसिस पे चलते रहोगे? सरकार क्यों बनाई गई है? लॉ तो बनाइए आप लोग, लॉ भी तो बनाओगे। वो तो ऐसा थोड़ी ना कि एक बार लॉ बना दी तो फिर लॉ ही नहीं बनेगा कभी, फिर सरकार तो चुननी नहीं चाहिए। लॉ बन चुका है, सरकार का काम ही नहीं है, उसी लॉ से चलते रहते हैं हम लोग। तो लॉ में बदलाव तो लाना होगा, लॉ तो बदलना होगा, इंटरप्रेट करना होगा इस हिसाब से। लॉ में बदलाव लाइए, अडॉप्शन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ये सब बदलाव लाइए, इसके हिसाब से बदलाव लाइए। जब 34 कंट्रीज कर चुकी है तो डाइवर्सिटी लाना है। अगर देश में आपको अपनी देश की इमेज बढ़ानी है, डाइवर्सिटी लानी है, कल्चर को और मजबूत करना है, तो आपको इसके सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे।
इसके लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे, क्योंकि आपने 377 हटा दिया है। अगर वो हटा दिया है तो फिर इसके आगे का स्टेप किया, वो साथ में रह सकते हैं लेकिन कोई कानूनी हक नहीं लगा सकते, ना बच्चे पे ना प्रॉपर्टी पर। तो इनके लिए आपको कानून बनाना होगा। सरकार, गवर्नमेंट को और कम्युनिटी को मिलकर बात करनी होगी, मिलकर काम करना होगा। जो LGBTQ कम्युनिटी है और गवर्नमेंट है, उन दोनों को मिलकर अपने राइट्स डिसाइड करने होंगे। उनको दोनों को मिलकर लॉ पर काम करना होगा कि कैसा लॉ बनाया जाए जिसके अंदर सोसाइटी जो चल रही है उसको भी मेंटेन रहना दिया जाएगा, और आपको जो सोसाइटी का पार्ट बनाना है, आपको जो राइट्स मिलने चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में बातचीत होनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी होगी। हमारे दिमाग में जो आज भी ये चीज़ भरी हुई है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की ही कर सकते हैं, उसको बदलना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी। अवेयरनेस तो होनी चाहिए देश में। जैसे अवेयरनेस कैसे कि हम ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर कहने लगे, तो ऐसी अवेयरनेस देश में आनी चाहिए। जॉब्स के लिए हम इनको जॉब्स नहीं दे रहे, जैसे गे जो जज था उनका प्रमोशन रोक दिया, ट्रांसजेंडर्स को हम जॉब नहीं देते हैं। ये जो चीज़ें हैं, लेस्बियंस को हम काम पे नहीं रख रहे हैं, गे को हम नहीं रखना चाहते, ट्रांसजेंडर्स को हम रखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, बुरा मानते हैं। तो ये सब सोच बदलनी होगी, उसके लिए अवेयरनेस लानी होगी और कैंपेन चलाना होगा भारत सरकार को या फिर राज्य सरकारों को। इनको भी सोसाइटी का हिस्सा मानना होगा, क्योंकि है ये भी सिटीजन्स। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको आपको ब्रीफ में डिटेल में जाकर आपको पढ़ना होगा, तब जाके क्लैट का एक पैसेज जो है वैसा सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि क्लैट का जो पैसेज जिसमें 450 वर्ड तो होंगे, लेकिन उनमें से आंसर का कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा। उसमें आंसर कुछ अलग होगा, उसमें स्टैटिक पूछ लेंगे कभी भी कि स्पेशल मैरिज एक्ट कौन से साल में पैदा कब आया था, अभी 1954 नहीं पता होगा तो गए पानी में। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।